एंड नमस्कार दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल प्रोवाइडेड यू बाय IBTS इंडिया। तो जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके सामने आज एक नई वीडियो लेकर के आए हैं रिगार्डिंग फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ऑफ नायब तहसीलदार। HPPSC द्वारा ये एग्ज़ाम जो निकाला जाता है, जिसकी नोटिफिकेशन डेट जो है वो निकल चुकी है। और आप जानते ही हैं, अब जैसे जैसे हालात नॉर्मल हो रहे हैं और जैसे जैसे अब सब लॉकडाउन का सिचुएशन थोड़ा सा रिलैक्स किया जा रहा है, तो हो सकता है बहुत जल्दी हमें नायब तहसीलदार का एग्ज़ाम जो है वो भी देखने को मिले। तो आप लोगों को बिल्कुल भी अपनी प्रिपरेशन को लेकर के किसी भी तरीके का जो है वो ढील नहीं रखना है। आपको अपनी प्रिपरेशन पूरा ऑन स्पॉट ऑन ट्रैक रखना है। आपकी इस प्रिपरेशन को और अच्छे से करने के लिए IBTS इंडिया आपके सामने ये मॉक टेस्ट की सीरीज लेकर के आया है। तो उसी मॉक टेस्ट की सीरीज को फॉलो करते हुए आज हमारे पास है डे 7, यानी कि इससे पहले हम डे 1 to 6 जो है उस पर क्वेश्चन कर चुके हैं। आप जानते हैं हम डेली के 10 क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, दैट मीन्स हम 60 क्वेश्चंस पहले के जो है वो कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं डे 7 के क्वेश्चंस। तो आज हम आगे वाले नेक्स्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। तो आज का पहला सवाल जो है वो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज टेन्योर ऑफ विच किंग ऑफ बिलासपुर वाज नोन एज गोल्डन एज, यानी कि बिलासपुर के किस राजा के कार्यकाल को स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन ए है राजा जगतचंद, ऑप्शन बी है राजा हीराचंद, ऑप्शन सी इज राजा खड़कचंद, ऑप्शन डी इज राजा महलचंद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा हीराचंद। राजा हीराचंद के बारे में थोड़ा सा आपको मालूम रहना चाहिए कि इनका जो टेन्योर था वो आपका 1857 टू 1882 के बीच तक का था। इनकी हम बात कर रहे हैं यहाँ। राजा हीराचंद जो है वो बहुत सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से उनके समय को गोल्डन पीरियड कहा भी गया है। क्यों बोला जाता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि उन्होंने सबसे पहले तो आपका जो टैक्स था वहाँ पे उसको काफ़ी रिड्यूस किया था। दूसरा, उन्होंने टैक्सेशन सिस्टम में बहुत सारे रिफॉर्म्स भी वो लेकर के आए थे, ताकि इजी टैक्स कलेक्शन हो, लोगों पे भी ज़्यादा बर्डन ना हो। और उन्होंने आपका जो रेवेन्यू सिस्टम था उसको भी क्या करवाया था, उन्होंने रीऑर्गेनाइज करवाया था। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कैसे रीऑर्गेनाइज करवाया था कि जो रेवेन्यू वो लेते थे उसको पार्टली कैश एंड पार्टली काइंड में कन्वर्ट करवा दिया था। तो ये इस तरह के कुछ उन्होंने अच्छे बदलाव किए थे, जिस वजह से इस पीरियड को गोल्डन एज बोला जाता है। क्योंकि लोगों को जब सहूलियत मिलने लगी टैक्स पर, टैक्स रिफॉर्म्स की वजह से, रेवेन्यू सिस्टम की वजह से, तो लोगों ने क्या करना शुरू किया, प्रोग्रेसिवली वहाँ पे जो था वो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करना शुरू किया। और जैसे कि आप जानते हैं, जितना ज़्यादा इकोनॉमी में प्रोग्रेसिवली कंट्रीब्यूट किया जाता है, इकोनॉमिक साइकिल उतना ही आपका फास्ट रन करता है, जिस वजह से आपका इकोनॉमी ग्रो करता है। एज अ होल सोसाइटी भी आपकी ग्रो करती है। इसी वजह से इस समय को गोल्डन एज के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। इसके अलावा एक फैक्ट आपको और ध्यान रखना है कि राजा हीराचंद जो थे, उन्होंने 1857 की जो सिपॉय म्यूटिनी हुई थी, उस सिपॉय म्यूटिनी जो कि बहुत ही फेमस है हिस्ट्री में, तो इस सिपॉय म्यूटिनी में भी जो था उन्होंने ब्रिटिशर्स का सपोर्ट किया था। कुछ लोग 1857 की सिपॉय म्यूटिनी को, या हम कुछ हिस्टोरियंस की बात करें तो वो इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बुलाते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको रिगार्डिंग राजा हीराचंद जो है वो याद रखनी है। चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ लार्ज पोर्शन ऑफ ऊना डिस्ट्रिक्ट वॉज फॉर्मली पार्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। ऊना जिले का एक बड़ा हिस्सा पूर्व में निम्नलिखित राज्य का कौन सा हिस्सा था। आपको बताना है इनमें से किस में से वो राज्य का हिस्सा था। सबसे पहला सिब्बा, दूसरा गुलेर, तीसरा जसवान एंड फोर्थ इज जसरोटा। तो इसका सही उत्तर है सी, जसवान। आई होप ये आपने हिमाचल का जो हम हिस्ट्री वाला पोर्शन पढ़ते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ हिल्स, तो वहां पे ये टॉपिक आपको मिल जाता है। आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे प्रश्न की ओर। हमारा तीसरा प्रश्न है, हु आस्क्ड द स्टेट अथॉरिटीज टू रिमूव द बैन ऑन द बिलासपुर प्रजामंडल एंड ड्यूली रिकॉग्नाइज इट, यानी कि बिलासपुर प्रजामंडल पर से प्रतिबंध हटाने और इसे विधिवत मान्यता देने के लिए राज्य के अधिकारियों को किसने कहा। पहला ऑप्शन है दौलत राम संख्यान, ऑप्शन बी इज सदाराम चंदेल, ऑप्शन सी इज डॉक्टर वाई एस परमार एंड ऑप्शन डी इज संत राम संत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर वाई एस परमार।
जब हम आपका एक टॉपिक प्रिपेयर करते हैं जिसमें हम आपका फ्रीडम स्ट्रगल टू स्टेटहुड के बारे में पढ़ते हैं, वहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं प्रजामंडल का। अगर आप हमारी ये सारी सीरीज फॉलो कर रहे होंगे तो अब तक आपको प्रजामंडल से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस मिल चुके होंगे और आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रजामंडल का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेसिफिकली जब हम बिलासपुर प्रजामंडल की बात करते हैं तो इस पर हम एक क्वेश्चन ऑलरेडी पहले कर चुके हैं इसकी शिमला ब्रांच के ऊपर, उसी के रिगार्डिंग यानी कि बिलासपुर प्रजामंडल के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है। तो इस पर से प्रतिबंध हटाने की जो मांग थी वो डॉक्टर वाई परमार ने की थी। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला सवाल है, कोट कहलूर वॉज ऑल्सो नोन एज हथावत इन ओल्डर डेज, वट इज द रीजन बिहाइंड इट। यानी कि कोट कहलूर को पुराने दिनों में हाथवत के नाम से भी जाना जाता था, इसके पीछे का क्या कारण है। ए ऑप्शन है, इट वॉज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ हथवती। ऑप्शन बी इज elephant used to roam around in those areas. Option C, after name of a hill called Hatwar. And option D, due to a large number of skilled artisans. तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज elephants used to roam around those areas. अगर आपने कहलूर की हिस्ट्री थोड़ी सी भी पढ़ी है तो आपको ये चीज़ आप जानते होंगे कि जो आपकी बैटल ऑफ भंगानी भी हुई थी, आप उससे भी इसको रिलेट करके याद रख सकते हैं। पिछले एमसीक्यू सीरीज का जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने इस बैटल के बारे में अच्छे से देखा भी था। इस बैटल में एक तरफ आपके गुरु गोबिंद सिंह जी थे और एक तरफ आपके जो थे वो राजा भीमचंद ऑफ कहलूर थे। तो इनके बीच की जो ये बैटल थी ये एक वाइट एलिफेंट को लेकर के ही इनफैक्ट हुई थी, ये चीज आपको ध्यान में होगा। ये वाइट एलिफेंट असम के जो राजा थे उस समय, उन्होंने इनको गिफ्ट किया था और उन्होंने गुरु नानक देव जी को गिफ्ट किया था, जिसको लेकर के इनको इशू हुआ था, यानी कि वहां पे भी एक एलिफेंट का इशू था। तो आपको एलिफेंट से इस चीज को कनेक्शन में याद रखना है कि व्हाइट एलिफेंट को लेकर के यहाँ पे भी इशू हुआ था। और कोट कहलूर को वैसे भी जो था वो का हाथवत के नाम से जाना जाता था, क्योंकि हाथी जो थे इस एरिया के आसपास उन दिनों में घूमा करते थे। तो आई होप यहाँ से आप इन चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं, एक लिंक क्रिएट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे पांचवें सवाल की ओर। हमारा पांचवा सवाल है, ऊना वॉज रूल्ड बाय विच ऑफ फॉलोइंग फैमिली। ऊना पर निम्नलिखित में से किस परिवार का शासन था। ऑप्शन ए कटोच फैमिली, बी कचवाहा फैमिली, ऑप्शन सी इज कुचमेहर फैमिली एंड ऑप्शन डी इज काकीनाडा फैमिली। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, दैट इज कटोच फैमिली। आप जानते ही हैं 1972 में जाकर के आपका कांगड़ा में से जो है वो फॉर्मली ऊना और हमीरपुर जो है उसको अलग किया गया है। तो उससे पहले ये दोनों इसी का पार्ट थे, क्योंकि कांगड़ा पर जो थी वो रॉयल रॉयल कटोच फैमिली जो थी वो रूल करती थी, जिसमें आपने राजा संसार चंद टू के बारे में काफी पढ़ा होगा। तो वही क्योंकि इस पे रूल करते थे और ये पूरा का पूरा एक ही राज्य था, तो इसलिए ऊना पर भी कटोच फैमिली ने रूल किया है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन के समय पे किस समय पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास की गई थी और उस समय कौन से नए 3 डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो सॉरी नए 3 स्टेट्स आपके जो थे वो बन करके रेडी हुए थे। ये वैसे भी हम लास्ट वीडियो में इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी आप इस वीडियो में इस के कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कब पास किया गया था और कौन से नए 3 डिस्ट्रिक्ट उसके अंतर्गत बनाए गए थे, क्योंकि ये रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहीं ना कहीं कांगड़ा हिल्स से भी रिलेटेड है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन ट्रेवलर्स डिड नॉट विजिटेड कांगड़ा स्टेट। निम्नलिखित में से किस यूरोपियन यात्री ने कांगड़ा राज्य का दौरा नहीं किया था। आपको मैंने पहले भी बताया है, नॉट वाली स्टेटमेंट को आपने इस तरह से हाईलाइट कर लेना है, मार्क कर लेना है। तो पहला है थॉमस कॉरेट, ऑप्शन बी इज विग्ने, ऑप्शन सी इज मूरक्राफ्ट एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दैट इज नन ऑफ द अबव। लास्ट वीडियोस में हम ये ऑलरेडी थॉमस कॉरेट के रिगार्डिंग जो थे वो हम कर चुके हैं, वहां पे हमने उनका ईयर ऑफ विजिट भी डिस्कस किया था। आपको ये सब याद रखना है, प्लस साथ में इन विजिटर्स का ईयर ऑफ विजिट भी आपको याद रखना है, कई बार सीक्वेंस में जो है वो लगाने को आ जाता है। तो ये अपना एक टॉपिक आपको अच्छे से रेडी करके रखना है।
आगे चलते हैं हमारे अगले सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल है, व्हाट इज द नेम ऑफ द राणा whose name was engraved on the slab of कीरग्राम, यानी कि उस राणा का क्या नाम था जिसका नाम कीरग्राम की पट्टियों पर उकेरा गया था। आप जानते ही हैं कि जो राजाओं के नाम या राणाओं के नाम होते थे वो स्लैब्स पे जो थे वो लिखे जाते थे। अगर वो कोई उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हो या कुछ डोनेशन का काम किया हो, लोगों की सेवा में काम किया हो, उसी के रिगार्डिंग ये सवाल है। तो फर्स्ट है आनंद चंद, बी इज लक्ष्मण चंद्र, सी इज जया चंद्र एंड फोर्थ इज रूप चंद्र। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि लक्ष्मण चंद्र। आपको इस को बिल्कुल याद रखना है। ये कुछ फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस को ऐसे ही एक्सेप्ट याद रखना आपको पड़ेगा, क्योंकि पेपर में ये चीजें डायरेक्टली पूछ ली जाती हैं। आगे बढ़ते हैं हमारे 8वें प्रश्न की ओर। हमारा 8वां प्रश्न है, द erstwhile ruling family of बिलासपुर claims its descent from चंद्रेश्वरी राजपूत who reigned at, यानी कि बिलासपुर का तत्कालीन शासक परिवार चंद्रवंशी राजपूतों से अपने वंश का दावा करता है जिन्होंने शासन किया था। तो आपको उस एरिया, उस रीजन का नाम बताना है। ये हम ऑलरेडी बिलासपुर से रिलेटेड जो हम एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल, जो हम एक सीरीज आप जानते होंगे, एक डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की सीरीज है, उसमें हम डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर के बारे में कर चुके हैं। वहां पे भी हमने जो था इनके बारे में पढ़ा था। अगर आपने डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप प्लीज डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल की वीडियो को एक बार विजिट कर लीजिए। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ऑप्शन ए है बीकानेर, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड, सी इज वाराणसी, डी इज पुरी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी कि बिलासपुर के जो राजा थे आपके वीरचंद, ये पूछता है वो और उनके आगे डिसेंडेंट्स जो थे वो कहाँ से यहाँ पे रूल करने आए थे। तो एक्चुअली वो राजपूत थे जो आपके बुंदेलखंड रीजन से यहाँ पे शासन करने आए थे और उन्होंने बिलासपुर को स्थापित किया था। आगे बढ़ते हैं हमारे 9वें प्रश्न की ओर। हमारा 9वां प्रश्न कहता है, which of the following Sikh ruler brought the kingdom of जसवान under his rule? निम्नलिखित में से किस सिख शासक ने जसवान के राज्य को अपने शासन में लाया? नाहर सिंह ऑप्शन ए, बी इज रंजीत सिंह, ऑप्शन सी इज नौध सिंह एंड ऑप्शन डी इज फतेह सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज राजा रंजीत सिंह। ये जो आपका टॉपिक है, ये आपका टॉपिक है सिख एंड द हिल्स का, जब हम टॉपिक पढ़ते हैं जिसमें हम देखते हैं कि राजा रंजीत सिंह जो कि आपके 1790s के समय से आपके 1820s और के समय के आसपास के समय में, जिस समय उनका कितना रूलिंग स्ट्रॉन्ग था और हिल्स में किस तरह से उन्होंने अपने आप को विस्तार में उन्होंने अपने साम्राज्य को बना लिया था। 1809 में उन्होंने अमृतसर की संधि भी की थी। इसी तरह से उनका किस तरह से जो था हिल्स में उन्होंने अपने आप को स्प्रेड किया था। तो उसी समय जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे जसवान के बारे में भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। तो ये वाला टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। हम ऑलरेडी सीरीज में काफ़ी सारे क्वेश्चन सिख एंड हिल्स के ऊपर कर चुके हैं। तो अभी तक अगर आपने टॉपिक नहीं प्रिपेयर किया है तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप प्रिपेयर कर लीजिए। आगे चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, नूरजहां पेड अ विजिट टू नूरपुर इन विच ईयर, यानी कि नूरजहां ने किस वर्ष नूरपुर का दौरा किया था? ऑप्शन ए है 605, बी है 1622, सी है 1628 एंड डी इज 1639। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, दैट इज 1622। 1605 तो इसीलिए नहीं है क्योंकि उस समय तो आपके जो जहांगीर थे वही राजगद्दी पर बैठे थे। तो जिस समय कांगड़ा फोर्ट को जीतने की कोशिश जहांगीर ने की थी, फाइनली बहुत एफर्ट्स के बाद 1620 में जाकर के वो अपने इस ऑब्जेक्टिव को पूरा कर पाए थे। और ये पूरा होते ही वहाँ पे उन्होंने अपने एक काबिल गवर्नर जनरल को भी जो था वहाँ पे उन्होंने उनको लगा दिया था। और उसके बाद 1622 में उन्होंने खुद नूरजहां के साथ उस एरिया को विजिट भी किया था। तो ये आपका टॉपिक आता है मुगल्स एंड द हिल्स, तो वहां पे ये टॉपिक आपको मिल जाएगा। आई होप आज के सब सवाल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने हर सवाल के साथ उसका टॉपिक भी आपको डिस्कस किया है। हर वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन और उसका पर्टिकुलर टॉपिक, और वो या पिछले एग्जाम्स में आया है या इम्पोर्टेंट है किस तरह से है, किस तरह से आप लिस्ट बना सकते हैं, पीडीएफ अपना एक पीडीएफ जनरेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों का, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। आई होप वो सब चीज़ें आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी और आपकी इस प्रिपरेशन में हेल्प करेंगी। इसके अलावा IBTS इंडिया
आपको जो है आपकी प्रिपरेशन में, खास करके नायब तहसीलदार की प्रिपरेशन में, आपकी आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही सही तरीके से आपको जो है तैयारी कराने के लिए डेडिकेटेड है। आप चाहें तो IBTS इंडिया की ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जा कर के आपको ऐप में बहुत सारे फ्री मॉक्स मिलते हैं, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को ऑन ट्रैक देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी तरह का डाउट हो, कोई भी तरह की क्वेरी हो, तो आपके स्क्रीन पे जो नंबर्स दिख रहे हैं, आप इन पे कभी भी कांटेक्ट करके रिगार्डिंग योर एडमिशन या फिर रिगार्डिंग कोई भी आपका एग्जाम से रिलेटेड डाउट हो, उसको आप अपना क्लियर कर सकते हैं। आज एक सवाल आपसे पूछा गया है, उसको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। इक्वल पार्टिसिपेशन अगर आपका रहेगा तो आपको भी अपने रिवीजन में अच्छा फील होगा। इसके अलावा एक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल का लिंक मिल जाएगा, उससे रिलेटेड भी आप चीज़ें जो है वो रिवाइज कर सकते हैं। आई होप आज का ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।